Hello, students. Today I am going to teach you the science of ninth class, chapter first, matter in our surroundings. स्टूडेंट्स, आपने पहले कभी मैटर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा और जानने की कोशिश किया होगा, जो 8th क्लास में आपको पढ़ने को मिलता है। आज हम मैटर इन अवर सराउंडिंग्स इस चैप्टर को डीपली गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये मैटर्स क्या होते हैं और ये मैटर्स के कितने रूप होते हैं, मैटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये किस तरीके से ये दुनिया में एग्जिस्ट करता है। As we look at our surrounding, we see a large variety of things in different shapes, size and texture. जब हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो बहुत सारे प्रकार के शेप एंड साइज के मटेरियल्स यानी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. इस संसार में जो कुछ भी बना है, सभी चीज़ें किससे मिलकर के बनी हैं? मैटर से मिलकर के बनी है। चाहे वो हमारी बॉडी हो, पेड़ हो, पौधे हो, पर्वत हो, पठार हो, यहाँ तक कि मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, हवा हो, पानी हो, एवरीथिंग, whatever you are seeing around you, all the things are made up of matters. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, planets and animals, even a small drop of water or a particle of sand. Everything is a matter. जो कुछ भी हवा, पानी, धूल, मिट्टी, जो कुछ भी आपको देखने को मिल रही है, सब का सब क्या है? मैटर है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे सराउंडिंग में ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वजन है, मास है और जो कोई स्पेस घेरती है, जगह को घेरती है, वो सभी चीज़ें मैटर्स हैं, मैटर है। इन अदर वर्ड्स, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। जितना भी पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, मैटर होता है, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें मास होता है और वॉल्यूम होता है। जैसे आप धूल को देखिए, धूल हमको छोटा दिखाई देता है लेकिन उसमें कोई ना कोई वजन होता है। जैसे हवा, एयर को देखेंगे, जब हम उसको सिलेंडर में भरते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली वेट और वजन और मास बढ़ने लगता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम को घेरता है, कहीं ना कहीं उसमें स्पेस होता है और उसमें मास भी होता है, इसलिए उसका वजन जो वेट होता है वो इंक्रीज होने लगता है। इससे ये पता चलता है कि ये हवा भी, एयर भी मैटर है। Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. प्राचीन काल से ही दुनिया के लोग इस मैटर की खोज में लगे हुए हैं। ये मैटर है क्या, किससे मिलकर के बना है, इस पर लोग हमेशा से सदियों से चिंतन करते आ रहे हैं और उसको खोजने की कोशिश करते रहे हैं। आज हमारा विज्ञान इतना विकसित हो गया है कि मैटर की खोज, मैटर के अंदर क्या पाया जाता है, मैटर किससे मिलकर के बना होता है और मैटर किस तरीके से ये रिएक्ट करता है। जब हम मैटर को डीपली और गहराई में समझेंगे तो पता चलेगा कि मैटर भी कहीं ना कहीं अणुओं से यानी कि मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना है और मॉलिक्यूल्स भी कहीं ना कहीं एटम्स से मिलकर के बना है और एटम्स लास्ट में जाकर के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने हैं। तो उसके सब पार्टिकल धीरे धीरे आगे डिवाइड होते चले जाते हैं। इस बात की खोज करने के लिए
प्राचीन काल से ही लोग इस पर चिंतन कर रहे हैं। एवरी इंडियन फिलोसफर सेटिस्फाइड नहीं, एवरी इंडियन फिलोसफर क्लासिफाई मैटर्स इन सॉरी अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाई मैटर्स इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। पंच तत्व। पुराने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मैटर को पंच तत्वों में डिवाइड किया था, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। कि जो कुछ भी हमें सराउंडिंग में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दिखाई देती है वो सभी की सभी इन्हीं 4 एलिमेंट से मिल 5 पंच तत्व से मिलकर के बनी है। लेकिन लास्ट में मॉडर्न साइंस ने जब इसका और इन्वेंशन किया और जानकारी मिली, साइंटिस्टों ने इसको रिसर्च किया, तो बाद में पाया गया कि मैटर जो है एलिमेंट्स से मिलकर के बना है और एलिमेंट्स जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है। जो एटम जो है एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है। इसकी डेप्थ को धीरे धीरे साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों ने उसको जाना और समझा। Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. Ancient के जो ग्रीक फिलोसफर थे वे भी कहीं ना कहीं इसी कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये पंच तत्व से ही मिलकर के बना है। उनके दिमाग में भी यही आइडिया आया। उन लोगों को भी उस टाइम पर ये नहीं मालूम था कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के ये मैटर बना है या एटम से मिलकर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारा एटम होता है। इसकी खोज उस टाइम तक लोगों को नहीं जानकारी थी। ये मॉडर्न साइंस ने इसकी डिस्कवरी किया है। Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. साइंटिस्टों ने, जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, उन्होंने इस मटेरियल को, इस मैटर को दो प्रकार में डिवाइड किया है। एक मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर उसको डिवाइड किया है। In this chapter we shall learn about matter based on its physical properties. हम इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर इस चैप्टर को समझने, फिजिकल प्रॉपर्टी, मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसी के आधार पर पूरे चैप्टर को हम समझेंगे, क्योंकि इसमें जो कुछ भी डिस्कशन होगा, जो कुछ भी इसमें एक्सप्लेनेशन है, वो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हैं। Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapters. और chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapter. और अगले चैप्टर्स में जो chemical properties होती हैं मैटर्स की, उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी को पहले समझिए। फिजिकल प्रॉपर्टी में उसके जो एटम होता है और उस एटम में के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनके मूवमेंट्स के बारे में कोई इसमें चर्चा नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनके द्वारा ही पूरी रिएक्शन होती है। उसको हम बोलेंगे, उनके द्वारा किया गया एक्शन को हम केमिकल के रूप में, केमिकल प्रॉपर्टीज के रूप में देखेंगे, जो कि अभी इस चैप्टर में हमको नहीं पढ़ना है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे मिलकर के बना है? सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है सभी स्टूडेंट्स के माइंड में। नॉर्मल आदमी सभी सोचते हैं कि ये मैटर मिलकर किससे बना है और ये कैसे बना है और किसने बनाया है। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि अर्थ किसने बनाया है, पेड़ पौधे किसने बनाए हैं, हम इंसानों को किसने बनाया, इसी तरीके से हमें ये भी सोचना पड़ रहा है कि ये मैटर किसने बनाया, ये पदार्थ किसने बनाया।
For a long time, two schools of thoughts prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of boards, whereas other thought that matter was made up of particles like sand. एक स्कूल ऑफ थॉट का मतलब होता है एक विचार को मानने वाले लोग। एक विचार को मानने वाले लोगों ने माना कि जो पदार्थ है वो एक तरह से ब्लॉक ऑफ वुड से बना हुआ है, और दूसरे मत वाले जो लोग हैं, दूसरे विचार को मानने वाले जो लोग हैं, उनके दिमाग में चलता है कि जो मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड, यानी कि धूल के कणों के समान कुछ ऐसे कण हैं जिनके द्वारा ये मैटर बना है। जैसे हम अब एक बार सोचते हैं, मान लो कि सपोज हमारा 5 फ्लोर्स बिल्डिंग्स है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमें जो दिल्ली मुंबई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमको देखने को मिलती हैं। ये बिल्डिंग्स किससे मिलकर के बनी है? एक आदमी सोचेगा, किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि ये बिल्डिंग किससे मिलकर के बनी है, किससे बनी है? एक कहेगा कि ये जो है ईंट से मिलकर के बनी है। बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरा आदमी इसको अलग एंगल से सोच सकता है, दूसरा स्टूडेंट से इसको अलग एंगल से सोच सकता है कि ईंट जो है, बिल्डिंग ईंट से मिलकर के बनी है, लेकिन ईंट जो है छोटे छोटे कंकड़ों से मिलकर के बनी है, सैंड से मिलकर के बनी है। अब आगे और देखें तो जो सैंड्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वे भी कहीं ना कहीं और किसी छोटी चीज से मिलकर के बनी है। तो सोचने के अलग अलग लोगों के अलग अलग माइंड में कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि ये ब्लॉक ऑफ वुड से मिलकर के बना है, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि ये पार्टिकल्स, सैंड लाइक पार्टिकल से मिलकर के बना है। Let us perform an activity to decide about the nature of matters. Is it continuous or particulate? Take 100 ml beaker. Fill half the beaker with water and mark the level of water. Dissolve some salt, sugar with the help of glass rod. Observe any change in water level. Do you think? What do you think has happened to the salt? जब हम पानी में थोड़ा नमक डालते हैं और नमक डालने के बाद पानी के साथ में, नमक के साथ में पानी में क्या होता है, क्या रिएक्शन होती है? क्या वो नमक हमको बाद में दिखाई देता है या पानी में वो डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है? क्योंकि जब नमक सेपरेट था तब हमको नमक साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसी नमक को जब हम पानी में डालते हैं तो पानी से नमक हमको दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब ये है कि जो नमक का, जो सॉल्ट का जो पार्टिकल्स हैं, वो धीरे धीरे करके उसके पार्टिकल्स कहीं ना कहीं पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ में वो डिसॉल्व हो गए। अब ये नमक कहाँ चला गया? क्वेश्चन ये उठता है कि नमक कहाँ चला गया? पानी के अंदर तो हमको स्पेस नहीं दिखाई देता है। पानी को हम जब देखते हैं तो उसमें स्पेस तो हमको दिखता नहीं, तो नमक उसमें से कहाँ चला गया? एक्चुअली पानी के अंदर भी स्पेस होता है, क्योंकि पानी एक पदार्थ है और पदार्थ के अंदर हमेशा स्पेस होता है, उसमें जगह होती है, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देती। जिस तरीके से हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को हम देख नहीं पाते हैं, सिर्फ मांस का गुत्ता ही हमको दिखाई देता है या स्किन दिखाई देती है, लेकिन हम सेल्स को नहीं देख पाते हैं। उसी तरीके से पानी के अंदर भी स्पेस होता है, लेकिन वो स्पेस हमको दिखाई आंखों से नहीं देता है। जब उसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके अंदर भी स्पेस हमको दिखाई देता है, क्योंकि जो पानी है, पानी भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। H2O जिसको बोलते हैं, H2 दो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हैं,
और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट्स है। इन दोनों से मिलकर के पानी बना है। और एलिमेंट जो तत्व होता है, एलिमेंट्स होता है, उसमें भी आप डीपली अंदर पढ़ेंगे, उसके अंदर भी थोड़ा सा स्पेस होता है। ये थोड़ा ट्रस्ट करने वाली बात है। अभी आपको ये माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं दिखाया जा सकता। जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, एमएससी करेंगे, पीएचडी करेंगे, बड़ी बड़ी संस्थाओं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में आप हायर स्टडीज में जाएंगे, फिर केमिस्ट्री में, तब आपको ये चीज़ें महसूस होंगी और जानने को मिलेगा। अभी आपको सिर्फ यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। तो जो सॉल्ट था वो कहाँ चला गया? सॉल्ट एक्चुअली में पानी के अंदर पाए जाने वाले स्पेस में उसकी जगह है, उस जगह में कहीं ना कहीं वो फिक्स हो गया है। In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made of particles. इससे ये पता चलता है, जो नमक और पानी का जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, उस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम ये कह पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि जो पदार्थ है वो कहीं ना कहीं पार्टिकल से मिलके बना है, ना कि ब्लॉक ऑफ वुड से बनकर मिलकर के बना है। क्योंकि छोटा छोटा पार्टिकल्स था, वो कहीं ना कहीं दूसरा जो पानी का स्पेस था उसमें विलीन हो गया, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। What was there in the spoon? Salt or sugar has now spread throughout water. जो सॉल्ट है वह पूरे पानी में फैल गया। दिस इज इलिस्ट्रेटेड इन फिग। जब हम आगे इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी हमें यही मिलेगा, जो मैंने आपको अभी नॉर्मली विदाउट एक्सपेरिमेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्मॉल, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। चलो, हमको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। नमक भी छोटे छोटे, आप नमक को उठा कर देखेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके अंदर है। और उसको और ग्राइंड किया जाए और उसको पीसा जाए तो उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल उसके बन सकते हैं। चलो ठीक है, पार्टिकल से मिलकर के मैटर बना है, लेकिन मैटर जो पार्टिकल है वो एक्चुअली में कितना छोटा होता है, ना हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर का जो पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे होते हैं, इस पर हमें चिंतन करना है, इसको जानना है और समझना है। जो हम आज यहाँ पर सोच रहे हैं, इसी बात को हजारों सालों से साइंटिस्ट लोग इसी पर सोचते आ रहे हैं, और लास्ट में जाकर के उन्होंने ये रिसर्च कर पाए हैं कि पार्टिकल कितना छोटा होता है। Take 2-3 crystal of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. 2-3 crystal of potassium, 2-3 crystal of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. जो पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स को हम 100 ml पानी में डाल देते हैं। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clean water. उसको हम जब क्लीन पानी में डालेंगे, टेक आउट 10 ml of this solution and put it into another 9 ml of clean water. Keep diluting the solution like this 5 to 8 minutes. Is the water still colored? This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, about 100 liters. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and the smaller particles. जब हमने यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स को पानी में डाला,
उससे ये पता चला कि पूरा वो पानी कलर्ड हो गया, और यहाँ तक भी वो क्रिस्टल्स के जो टुकड़े हैं, वो टुकड़े 1000 लीटर पानी को भी वो कलर कर सकते हैं। पानी नॉर्मल हमारे डिस्टिल्ड वाटर जो होता है विदाउट कलर होता है, वाइट होता है, नॉर्मल कलर दिखाई देता है, लेकिन उसमें कुछ क्रिस्टल्स डालने के बाद, पोटेशियम परमैंगनेट के जो है क्रिस्टल डालने के बाद पूरा 1000 लीटर वाटर कलर्ड हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? पानी को कलर करने के लिए उसमें कोई ना कोई पार्टिकल्स होगा, तभी हमें वो कलर्ड दिखाई देता है। इसका मतलब छोटे छोटे क्रिस्टल्स में करोड़ों छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि 100 लीटर पानी में मिक्सअप हो गया है, और उसके करोड़ों पार्टिकल, छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं, वो कहीं ना कहीं पानी के स्पेस में विलीन हो गए हैं। यानी कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं। ये कहना चाहते हैं इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम इसमें ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअली में कितने छोटे होते हैं। इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate। हम डिटॉल को भी पानी में डालेंगे। The smell can be detected even on repeated dilution। The particles of matter are very small। इससे कंक्लूजन के रूप में हमारे पास सामने में एक ही बात आई है, इसको, इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के बाद, कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जो जिससे मैटर बना है, वो बहुत छोटा होता है। जैसे यहाँ पर लाइन लिखा है, तो पार्टिकल्स और मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हमारी कल्पना से भी ज्यादा छोटे होते हैं, उनको अपनी आंखों से देख पाना भी बहुत मुश्किल है। इतने ज्यादा छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के मैटर बना है। Characteristics of particles of matter। Particles of matter have space between them। अब हमको इस बात को भी जानना है कि जो मैटर होता है, मैटर्स के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में भी कोई ना कोई गैप होता है, स्पेस होता है। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग में दीवार बनाई जाती है, एक ईंटा के बाद में दूसरी ईंटा लगाई जाती है, उसमें कोई ना कोई स्पेस होता है। हम इसको 100% नहीं कह सकते कि एक ईंट दूसरी ईंट से 100% अटैच्ड है, उसके बीच में छोटा ना छोटा कोई ना कोई गैप जरूर है। जब पूरी बिल्डिंग में हम देखते हैं कि छोटा सा छोटा गैप उसमें बना हुआ है, इसी तरीके से हम कोई भी मैटर को देखेंगे तो मैटर भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है, और उसी पार्टिकल्स के बीच में कोई ना कोई छोटा छोटा गैप है। उसी गैप को समझने के लिए हम यहाँ पर ये टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पर ये टॉपिक हमको पार्टिकल्स के गैप के बारे में क्या क्या एक्सप्लेन करेगा। थैंक यू, आप लोग इसको सुन रहे हैं। इन एक्टिविटीज 1.1 and 1.2 that particles of sugar, salt, Dettol, potassium permanganate got evenly distributed in water। सॉल्ट के पार्टिकल्स, डिटॉल्स एंड पोटेशियम परमैंगनेट, इस सभी के पार्टिकल्स पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, जो कि हमने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखा और समझा। वो डिसॉल्व क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पानी के बीच में भी कोई ना कोई छोटा छोटा स्पेस होता है, और पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि उसी स्पेस में जाकर के विलीन हो जाते हैं, वो मिक्सअप हो जाते हैं। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी, lemonade, नींबू पानी, particles of one type of matter get into space between particles of the other। जब नींबू पानी हम बनाते हैं तो नींबू का जो रस होता है वो लेमन होता है, लेकिन लेमन जो है कहीं ना कहीं पानी में मिक्सअप हो जाता है। उसके जो लेमन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस में जाकर के वो विलीन हो जाते हैं, चले जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं।
This shows that there is enough space between particles of matter. इस नींबू पानी के एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भी हमको ये जानकारी मिलती है, समझ आता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत सारा गैप होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब नया टॉपिक हमारे पास है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैटर होता है क्या ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होता है या फिर ये स्थिर रहता है? आप देखते होंगे बिल्डिंग है, ये तो मूव नहीं कर रही है। आप देखेंगे आपका जो मोबाइल है तो उसमें तो मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, मूव नहीं कर रहा है। आप देखेंगे फ्रिज घर में, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। बिल्डिंग के अंदर भी कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग हमारी पार्टिकल से मिल करके बनी है। तो बिल्डिंग में मूवमेंट्स क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन हर स्टूडेंट्स के माइंड में उठता होगा, और जिस स्टूडेंट्स का माइंड साइंटिफिक टाइप का है, जिसके अंदर न्यूटन और आइंस्टीन जैसे विचार, आइंस्टीन जैसा थॉट जिसके माइंड में चलता है, वो स्टूडेंट जरूर इस तरह के क्वेश्चन जरूर सोचेगा और उनके दिमाग में इस तरह के विचार जरूर आएंगे कि जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग क्यों मूव नहीं करती। क्योंकि यहां पर ये बात लिखी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग जो बनी है, हमारी बॉडी जो बनी है वो मैटर से मिलकर के बनी है। हमारी बॉडी के अंदर भी पार्टिकल्स हैं, इस बिल्डिंग के अंदर भी पार्टिकल्स हैं। जो कुछ भी आप आसपास देख रहे हैं सब मिलकर के पार्टिकल से मिलकर के बना है, यानी कि मैटर से बना है। और यहाँ पर लिखा है कि मैटर मूव करता है, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। अब उसी थ्योरी और सिद्धांत को जानने और समझने के लिए हम आगे पढ़ते हैं। Put an until incense sticks in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get it smell? Now light the incense stick. What happens? Do you get the smell sitting at a distance? मान लो कोई एक इंस्टेंस स्टिक को आप जलाइए एक कॉर्नर में, और वहां से जो पार्टिकल, उसके जो स्मेल के जो पार्टिकल्स होंगे वो पूरे रूम के अंदर फैलने लगेंगे। हम उससे 10 मीटर दूर भी बैठे होंगे तो उसकी स्मेल हमारे पास आ जाएगी। वो स्मेल हमारे पास कैसे आ गई? कहीं ना कहीं वहां से यहाँ तक चलना उनको पड़ा। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना पड़ा। इसका मतलब उनमें कोई ना कोई मूवमेंट हो रहा है। यही तो कहना चाह रहे हैं कि इसमें कोई मूवमेंट होता है या नहीं होता है। चलो ठीक है, हमें जो इंसेंस स्टिक में तो मूवमेंट, उसके जो स्मेल आ रही है उसके पार्टिकल्स के माध्यम से तो हम कह पा रहे हैं कि इसमें मूवमेंट हो रहा है। ओके, टेक 2 glasses, beakers filled with water. Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. Leave them undisturbed in your house or in a corner of the glass. Record your observation. What you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? हमने एक इंक डाल दिया, एक ड्रॉप, और एक ड्रॉप हनी डाला। पानी में डालने के बाद इनको पूरे पानी में मिक्सअप होने में कितना वक्त टाइम लगेगा? जब हम इंक को डालेंगे तो वो जल्दी उसमें मिक्सअप होने लगेगा, लेकिन वही हनी को डालेंगे उसको मिक्सअप होने में काफी टाइम लगेगा। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर, सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास of water and another containing cold water. Do not stir the solution. Allow the crystal to settle at the bottom. What you observe just above the solid crystal in the glass.
What happens as time passes? What does this suggest? What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing changes with temperature, and how? From the above three activities, we conclude the following: particles of matter are continuously moving. इन तीन एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने ये एनालाइज करने की कोशिश किया और जानने की कोशिश किया, समझ आया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। क्योंकि हमने इंक पानी में डाला, उसमें भी मूवमेंट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ वो उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। हमने इंसेंस स्टिक को जलाया एक कॉर्नर में, और उसी कॉर्नर से पूरे उसके जो स्मेल के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे रूम के अंदर फैल जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है। That is the process what we call the kinetic energy। इसका मतलब कि उनमें कोई काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब गति करने की जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। As the temperature rises, particles move faster। काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा तेज होती जाएगी। So we can say that with the increase in the temperature, the kinetic energy of the particles also increases। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स की एनर्जी भी लगातार बढ़ती जाएगी। In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other। इस प्रोसेस से, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि दो प्रकार के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से मिक्सअप अपने आप हो जाते हैं और हुए हैं। This intermixing of particles of two different types of matters on their own is called diffusion। दो प्रकार के पार्टिकल एक दूसरे से मिक्सअप होने की जो प्रोसेस है उसको डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे वहां पर हमने अगरबत्ती जलाया और अगरबत्ती की खुशबू, उसकी जो स्मेल है पूरे रूम के अंदर भर जाती है, और रूम में ऑलरेडी हवा भरी हुई है, वो एक जगह उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा था, वहाँ से वो धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स जो कम डेंस वाला है उसकी तरफ वो जाने लगते हैं। यानी कि उनके पार्टिकल्स में एक काइनेटिक एनर्जी होती है जिसके माध्यम से पूरे रूम के अंदर वो फैलने लगते हैं। यानी कि उनके अंदर कंटिन्यूसली मूव होता रहता है, और इस मूव करने की प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। एक जगह से दूसरे जगह पार्टिकल का जाना, इस प्रोसेस को मूविंग ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड एज ए डिफ्यूजन। व्हाई डज दिस हैपन? अब क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि ये जो है डिफ्यूजन क्यों होता है, क्यों होता है डिफ्यूजन? पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? क्या इनमें कोई मैग्नेटिक फील्ड काम करती है? क्या ये चुंबक की तरह काम करते हैं? ये हमको जानना है कि एक जो अगरबत्ती हमने उधर जलाया, वो अगरबत्ती के छोटे छोटे पार्टिकल्स एक कोने से दूसरे कोने में आते हैं, ये पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं? क्या इनको कोई मैग्नेटिक फील्ड या कोई इनको ऐसी कोई एनर्जी है जो उसको अट्रैक्ट करती है? ये हमारा क्वेश्चन है और इसी पर हमें आगे डिस्कस करना है। इसको जानने और समझने की हमें कोशिश करना है। और दूसरा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में चल रहा था, जो मैं आपसे कह भी रहा था, अभी आपने देखा अगरबत्ती जली और एक कोने से उसके पार्टिकल दूसरे कोने तक, यहाँ तक कि पूरे रूम के अंदर फैल गए। लेकिन बिल्डिंग की जो ईंट लगी हुई है और बिल्डिंग हम जिसमें बैठे हुए हैं, इसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, वे भी मूव कर रहे हैं, उनके अंदर भी मूवमेंट होता है। आप जब बुद्धिज्म को पढ़ेंगे, बुद्धिस्ट फिलोसफी में एक मोमेंट्री का सिद्धांत है, द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्री। उस मोमेंट्री के सिद्धांत में भी यही कहते हैं कि पूरी दुनिया छोटे छोटे